हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आज की क्लास में लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में जो भी स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली मैं बात करूंगा, इससे पीछे भी हमने 3 क्लासेस को हमने किया हुआ है। ठीक है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की हमने 3 क्लासेस, मतलब कह सकते हैं वन शॉट क्लासेस जो थी वो हमारी यूनिट 1, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड हमने करा दी है, जिसमें हमने तीनों यूनिट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां पे उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नोजल के बारे में और स्टीम टरबाइन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा बेसिकली, अगर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा बॉयलर्स हमारे होते हैं, और बॉयलर के साथ साथ हमने कंडेंसर के बारे में डिस्कस किया था। कंडेंसर हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं, ड्राफ्ट क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने स्टीम टरबाइन के बारे में। स्टीम टरबाइन क्या होता है, किस तरीके से हमको पावर को प्रोडक्शन जो होता है, पावर प्रोडक्शन होता है, वो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर सेकंड में जैसे हमने डिस्कस किया था रैनकाइन साइकिल के बारे में, और डिफरेंट टाइप की वेपर पावर साइकिल थी, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिगार्डिंग हमने देखा था किस टाइप से हम अपनी पावर को जनरेट कर सकते हैं, किस साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी पावर को जनरेट किया जाता है, वो हमने यूनिट नंबर सेकंड में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी यहाँ पे यूनिट्स हैं वो एक बेसिकली सभी यूनिट्स से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट यूनिट में हमने एफिशिएंसी को देखा था, एयर स्टैंडर्ड की एफिशिएंसी क्या क्या होती हैं। फिर सेकंड में हमने रैनकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, थर्ड में हमने डिस्कस किया अपने कंडेंसर के बारे में और साथ ही साथ बॉयलर के बारे में। अब हम बात करने वाले यहाँ पे नोजल और अपना स्टीम टरबाइन के बारे में। ठीक है, चलो बढ़ते अपने क्लास की तरफ, जिसमें देखेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, नोजल के बारे में, कि नोजल क्या होता है और बेसिकली हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल बी डिस्कस अबाउट द नोजल। नोजल क्या होता है, देखो नोजल की अगर मैं बात करूंगा, नोजल मैंने आपको स्टूडेंट फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड में, जिसमें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि बॉयलर जो होता है वो क्या करता है, हमारा एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है बाय टेकिंग ऑफ द हीट। ठीक है, जब हम अपने पानी को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉयलर क्या करता है, हमको हाई प्रेशर जो हमारा स्टीम होता है वो जनरेट करता है, और उस हाई प्रेशर स्टीम को हम प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टीम टरबाइन में। तो स्टीम टरबाइन में हमारी क्या लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती हैं, और वहां पे रनर लगा होता है, जिसके ऊपर हम उस हाई प्रेशर स्टीम को उन ब्लेड्स पर स्ट्राइक कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो ब्लेड होती है वो हमारी रोटेट करने लग जाती हैं, और रोटेट करने से हमारा जो रनर होता है वो हमारा रोटेट करने लग जाता है, और एक तरीके से हमको वहां पे मैकेनिकल पावर मिल जाती है। और उस मैकेनिकल पावर को हम यूटिलाइज कर लेते हैं एडिंग ऑफ द अल्टरनेटर, या फिर कह सकते हैं डायनमो के अकॉर्डिंग। तो डायनमो की शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए होती है, मैकेनिकल पावर चाहिए होती है। तो मैकेनिकल पावर हमको मिलती है टरबाइन से, और टरबाइन की शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं डायनमो की शाफ्ट से। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, तो साथ के साथ हमारा डायनमो की शाफ्ट रोटेट करेगी। तो जब हमारी डायनमो की शाफ्ट रोटेट करती है, तो वहां पे हमको एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। फिर उस इलेक्ट्रिकल पावर को ग्रिड के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोरेज के माध्यम से उसको वहां पे स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डैम्स के अकॉर्डिंग जो बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे इस तरीके से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने लास्ट का हमारा था हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रोलिक टरबाइन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन होती है। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केवल स्टीम टरबाइन के बारे में। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम टू सेम होती है, बट लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस केवल ये होता है कि यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हमारा थोड़ा डिफर है। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन में हम वहां पे वाटर का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे स्टीम टरबाइन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टीम का यूज करेंगे, जो हमारी वाटर से जनरेटेड होती है। तो हमने देखा था कि वहां पे जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है, हाइड्रोलिक टरबाइन में मैंने बताया था कि हमारे एक तरीके से जैसे कि इंपल्स टरबाइन होती है, या पैल्टन टरबाइन में बात करूंगा, तो वहां पे क्या होते हैं, नोजल का यूज करते हैं। नोजली बेसिक क्या होता है, नोजल एक तरीके से हमारा डिवाइस होता है जो एक प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हमको इंक्रीज करना होता है, तो वहां पे हम नोजल का यूज करते हैं।
जैसे कि अगर जनरली लाइफ में मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि आप लोगों के घर में सिलेंडर और गैस चूल्हा लगा होता है, तो वहां पे हमारा जो सिलेंडर होता है उसके अंदर प्रेशर एनर्जी हमारी एडमिट होती है, मतलब काफी अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर एडमिट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां से मिनिमम अमाउंट ऑफ गैसेस क्या करते हैं, अपने गैस के पास में ले जाते हैं। तो एक पाइप के माध्यम से अपना क्या ले जाते हैं, वहां पे गैस को लेकर जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, जब हमारा पाइप का एंड सेक्शन होता है जहां पे हमारा ऑन और ऑफ करने का हमारा निडल होता है, तो वहीं पर एक हमारा लगा होता है नोजल, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे उसके प्रेशर एनर्जी को कम करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आप सब लोग जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या करता है, हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो नोजल होता है वो क्या करता है, हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो नोजल का जो हमारा स्टूडेंट साइज होता है, जैसे बात कर सकते हैं, नोजल हमारा इस तरीके से इसका शेप होता है, जहां पे हमारा ये इनलेट सेक्शन होता है, दिस इज द इनलेट सेक्शन, और ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, आउटलेट सेक्शन होता है, आउटलेट सेक्शन होता है, ठीक है। तो इनलेट सेक्शन का जो एरिया होता है वो हमारा A1, दैट इज द कह सकते हैं A1 जो हमारा स्टूडेंट मैक्सिमम है, और इसका एरिया हमारा A2 होगा। तो इन दिस कंडीशन A1 की जो वैल्यू होगी हमारी A2 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नोजल का जो इनलेट एरिया होता है वो एक्चुअली हमारा ज्यादा होता है आउटलेट एरिया से। तो यहाँ पे एरिया हमारा ज्यादा होगा तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे एरिया कम होगा तो प्रेशर एनर्जी कम होगी। और हम आप सब लोग जानते हैं बाय द बर्नौली थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कि हमारा जो प्रेशर होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। यदि कहीं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर दी है तो वहां पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, या फिर हम कह सकते हैं जब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज कर सकती है। ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको काफी बार इसके बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नोजल का हम यूज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको काफी हाई काइनेटिक एनर्जी मिले टू रोटेट द व्हील ऑफ द रनर, मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं उनको रोटेट कराने के लिए हमको काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोजल का यूज करते हैं। आप लोग जानते होंगे अगर मान लीजिए किसी एक नाली में पानी बह रहा है, अब नाली में एक तरीके से बात कर सकते हैं उसकी जो उसके अंदर जो पानी बह रहा है, अगर वो एक तरीके से उसकी वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम होने के कारण हमारी जो ब्लेड्स होगी वो ज्यादा स्पीड से नहीं रोटेट कर पाएंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारी स्पीड ज्यादा होगी पानी की तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उस सभी चीज को बहा के ले जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कभी फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आता है, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी हमारी ज्यादा हो जाती है। तो प्रेशर एनर्जी क्या करता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे उसके सामने चीजें आती हैं सबको बहा कर ले जाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, केवल हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, किसकी, फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं नोजल के बारे में कि नोजल क्या होता है। तो नोजल इज ए डिवाइस nozzle is a device which is used to increase kinetic energy of steam, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा क्या, स्टीम नोजल। तो उस टाइम से हम इसको क्या बोलेंगे, स्टीम नोजल इसको बोलेंगे, स्टीम नोजल इसको बोलेंगे, ठीक है। तो नोजल इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, दैट इज कॉल्ड द नोजल। अब यहाँ पे नोजल जो होते हैं वो बेसिकली हमारे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ जिसमें कि आप लोग सब देख पा रहे होंगे, विजिबल है एक अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल क्या होता है, इसका डायग्राम बनाइए और इससे आप क्या समझते हैं, हाउ कैन यू क्लासिफाइड अबाउट द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है। तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसको कंप्रेस करना, एक तरीके से इसको हम बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कन्वर्जेंट नोजल में कि उसका जो इनलेट एरिया होता है वो हमारा स्टूडेंट मैक्सिमम होता है, और जो उसका आउटलेट एरिया होता है वो हमारा मिनिमम होता है। तो कहने का कह सकते हैं कि हमारे एक इस तरीके का पाइप या सेक्शन जिसका इनलेट एरिया हमारा स्टूडेंट मैक्सिमम ज्यादा होता है,
जिसके अंदर फ्लूइड हमारा एंटर करता है, और उस नोजल का जो एग्जिट होगा या पाइप का जो एग्जिट होगा उसका एरिया कम होता है जहां पे हमारा फ्लूइड या फिर स्टीम हमारी एग्जिट करेगी। तो इस टाइप के नोजल को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट नोजल बोलते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं डाइवर्जेंट नोजल के बारे में। तो डाइवर्जेंट नोजल हमारा क्या होता है कि कोई भी एक पाइप का या टुकड़ा, मतलब पाइप का कोई भी टुकड़ा हमारा हो सकता है जिसका इनलेट सेक्शन तो हमारा मिनिमम होता है, जिसका इनलेट सेक्शन का एरिया हमारा मिनिमम होता है, लेकिन उसके आउटलेट सेक्शन का एरिया हमारा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस टाइप के नोजल को क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट नोजल बोला जाता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में एक हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाइप का, जो हमारा इनलेट और आउटलेट सेक्शन पर सेम होता है, उसको क्या बोला जाता है, थ्रोट्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, थ्रोट बोलते हैं। तो बस आपको यही समझना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो नोजल है, यहाँ पे इसका एरिया मैक्सिमम है और आगे जाके इसका एरिया मिनिमम होता चला जा रहा है। तो इस वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कन्वर्जेंट सेक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट सेक्शन यहाँ पर इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा पाइप का जो एरिया है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इनलेट और आउटलेट या मिड पॉइंट में हर कहीं भी आप उसको देख पाएंगे, तो पाइप का जो एरिया है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या होता है, थ्रोट, एक तरीके से इसको गला का, जैसे हमारा गला होता है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पाइप का थ्रोट इसके नाम से इसको जानते हैं। थ्रोट के आगे के बाद हम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एरिया हमारा इंक्रीज करता चला जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सेक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट सेक्शन इसको बोलते हैं। अब बेसिकली इसका मेन फंडा यहाँ पर क्या है, फिर कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब इस तरीके से हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्टली आपने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनलेट ऑफ द नोजल, मतलब जो भी हमारा फ्यूल वगैरह जो पाइप के अकॉर्डिंग है या फिर स्टीम जो है वो एक किसी पाइप के सेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी आ रही थी बॉयलर से। अब बॉयलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो यहाँ जैसे जैसे स्टीम हमारा इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तब जब यहाँ पे हमारा जो डाइवर्जेंट एक्स सेक्शन होगा वो क्या करेगा, उस स्टीम की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वहां पे उसको एक्सपेंशन एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा, या फिर कह सकते हैं हमारे इस स्टीम को एक्सपेंड करने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेशर एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाएगी और साथ के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द स्टीम इंजेक्टर, जिसके अकॉर्डिंग हमारा स्टीम जो होता है वो हमारा इंजेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल बेसिकली आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको क्लासिफाइड करना है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कन्वर्जेंट के बारे में, तो कन्वर्जेंट मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट नोजल आर ट्यूब्स विद एन एरिया दैट डिक्रीज फ्रॉम द नोजल एंटर ऑफ द एग्जिट ऑफ द नोजल एज नोजल एरिया डिक्रीज द फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अपना पाइप का जो एरिया है उसको हम स्टूडेंट डिक्रीज करते चले जाएंगे, तो वहां पे हमारी जो वेलोसिटी होगी स्टीम की वो क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे एरिया डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल हमारा क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे की तरफ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर द नोजल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बारे में बात करेंगे, दैट इज द हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्लास में इसका डेरिवेशन करा रखा है कि किस तरीके से क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है। बेसिकली क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज द P2 अपॉन P1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन n+1 n अपॉन n-1 हमारा ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट P1 दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द स्टीम। ठीक है, या फिर हम इसको बात कर सकते हैं कि हमारा जो P2 होता है, P2 हमारा थ्रोट प्रेशर होता है और P1 हमारा इनलेट प्रेशर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर P1 की मैं बात करूंगा तो P1 हमारा इनलेट प्रेशर होता है, इनलेट प्रेशर ऑफ स्टीम, और P2 की बात करेंगे तो P2 हमारा थ्रोट एरिया होता है या थ्रोट प्रेशर इसको बोल सकते हैं। थ्रोट प्रेशर, थ्रोट पर हमारा जो प्रेशर होगा उसको P2 यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो P1 और P2 क्या होता है, बेसिकली इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बात कर सकते हैं। एंड आप सब लोग जानते हैं हमारा क्या होता है स्टूडेंट, इंडेक्स और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के रिगार्डिंग इंडेक्स की हमारी वैल्यू होती है, दैट इज द एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को।
साथ ही साथ बात करेंगे डिस्चार्ज कोफिशिएंट जो होता है हमारा, क्या होता है, एक्चुअल मास अपॉन आइसेंट्रोपिक मास। ठीक है, तो एक्चुअल मास में मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल मास कितना उसके अंदर एंटर कर रहा है, और आइसेंट्रोपिक मास का जो रेशो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कोफिशिएंट को यहाँ पे स्टूडेंट इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिस्चार्ज कोफिशिएंट के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, कि क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द नोजल, बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करके बता रखा है। तो स्टूडेंट मैंने पूरा ही अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिलेबस को हमने स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियोस के रिगार्डिंग हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किया है, या फिर आप कह सकते हैं अपना एग्जाम की तैयारी और अच्छा करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को स्टूडेंट डाउनलोड करके वहां पे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोर्स यहाँ पे हम आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और साथ के साथ आपका स्टैंड मेटेरियल मोस आपका जो सोम का सब्जेक्ट है, तीनों ही सब्जेक्ट के इनको वहाँ पे स्टूडेंट आपके रिकॉर्डेड वीडियो साथ के साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आई होप आप वहाँ पर जाकर अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन शॉट वीडियोस में हम क्या करें, पूरी यूनिट को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरी यूनिट को सॉल्व करना मतलब 2 घंटे में इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम देके चल रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन आपका करा रहे हैं, और साथ के साथ यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ओके, तो बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द नोजल। जो नोजल की हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट थ्रोट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया टू द थ्रोट पर क्रिटिकल प्रेशर रेशो हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को, कि हमारी जो थ्रोट पर हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी एट थ्रोट की वेलोसिटी जो होती है हमारी थ्रोट पर, वो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज द सीटी। सीटी रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रोट वेलोसिटी, दैट इज द अंडर रूट ऑफ 2 n अपॉन n माइनस 1 पीटी वीटी, ब्रैकेट में P1 V1 अपॉन पीटी वीटी माइनस के 1। पीटी वीटी इज द थ्रोट प्रेशर, ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी थ्रोट वेलोसिटी, एंड दैट इज द P1 इनलेट प्रेशर, V1 इज द इनलेट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। नाउ आगे की तरफ देखेंगे यहाँ पर यूजिंग P1 V1 बराबर के, नाउ यूजिंग P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, P2 V2, तो PT VT की पावर n हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के रिगार्डिंग हम सब लोग जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या होता है, P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू P2 V2 की पावर n हमारा होता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा स्टूडेंट, दैट इज द V1 अपॉन VT की पावर हमारा n हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा PT अपॉन P1। कितना हो जाएगा, PT अपॉन P1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे V1 अपॉन VT, V1 अपॉन VT की पावर हो जाएगा हमारा PT अपॉन P1, इधर जाके हमारा अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन के n। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n में हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे V1 अपॉन VT की जगह इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, तो CT बराबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा CT इक्वल्स टू ट्वाइस n अपॉन n माइनस 1। ठीक है, PT VT, और यहाँ पे हो जाएगा आपका P1 अपॉन T1, सॉरी P1 अपॉन PT। ठीक है, और V1 अपॉन VT की जगह मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा, दैट इज द PT अपॉन P1। V1 अपॉन VT, हाँ, तो V1 अपॉन VT P1 अपॉन PT हो गया, ये हो जाएगा आपका PT अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन n माइनस के 1। तो इसको बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया इस तरीके से मैंने किया। यहाँ पे केवल आपको मैंने क्या किया, PT अपॉन मतलब V1 अपॉन VT की जगह PT अपॉन P1 की वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट अप कर दिया है। अब बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, CT अंडर रूट CT अंडर रूट दैट इज द ट्वाइस n अपॉन n माइनस के 1, हो जाएगा हमारा PT VT दैट इज द P1
या फिर हम इसको अपोजिट कर सकते हैं, दैट इज द पी टी अपॉन पी वन की पावर हो जाएगी -k1, और ये हो जाएगा हमारा कितना, पी टी अपॉन पी वन की पावर हो जाएगी 1/n -k1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द -k1 और +k1/n, तो यहाँ पे मैंने n कॉमन ले, मतलब n एलसीएम ले लिया, तो -kn +k1 हो जाएगा, या 1 - kn/n इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, 1 - kn/n यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको सीधे इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ct अंडर रूट दैट इज द ट्वाइस n/n -k1 दैट इज द pt, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका pt अपॉन p1 की पावर 1 - kn/n हो जाएगा, और -k1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट इसको एक तरीके से यहाँ पर सिंपलेस्ट तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका क्या करेंगे, नाउ आगे की तरफ देखेंगे, नाउ नाउ पुटिंग क्रिटिकल प्रेशर रेशो, अभी हमने पीछे देखा था, नाउ वी हैव critical pressure ratio, क्रिटिकल प्रेशर रेशो हमने क्या देखा था स्टूडेंट, दैट इज द P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, ठीक है, P2 अपॉन सॉरी PT अपॉन P1, PT अपॉन P1 इक्वल्स टू 2 अपॉन n प्लस k1 n माइनस k1 अपॉन n, n अपॉन n प्लस वन, सॉरी n अपॉन, ये हमारा क्या था, क्रिटिकल प्रेशर रेशो था, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल प्रेशर रेशो, दैट इज द दिस। ठीक है, P2 अपॉन P1 2 अपॉन n प्लस वन दैट इज द n अपॉन n माइनस वन। P2 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे थ्रोट का प्रेशर, दैट इज द थ्रोट प्रेशर PT, और P1 हमारा इनलेट प्रेशर है 2 अपॉन n प्लस वन और n अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे PT अपॉन P1 की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P2, तो इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लेता हूँ और इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सेकंड से क्या हो जाएगा, दैट इज द CT इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा ट्वाइस n अपॉन n माइनस k1 PT दैट इज द PT अपॉन P1 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, दैट इज द 2 अपॉन n प्लस k1 की पावर n अपॉन n प्लस k1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी पावर ये हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा इसका पावर हो जाएगा 1 माइनस के n अपॉन n और माइनस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे अपनी वैल्यू को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ओके, या फिर हम इसको एक तरीके से सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज द PT अपॉन P1, इसको मैं इधर की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दैट इज द n अपॉन n प्लस वन हो जाएगा ये, और इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 अपॉन n प्लस के 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, 2 अपॉन n प्लस के 1। इसको यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, नहीं अपॉन में चला जाता है, दैट इज द n प्लस वन अपॉन n हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमको ये वाला बनाना है, इस तरीके का बनाना है, तो इस तरीके बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो PT अपॉन P1, PT अपॉन P1 मैंने यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा माइनस के n, तो 1 माइनस के n अपॉन n बच जाएगा। ठीक है, वही हमको यहाँ पे दिख पा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, तो डेट इज द 2 अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका इनवर्स है तो इसको 1 अपॉन PT अपॉन P1 इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो 1 माइनस के n अपॉन n हो जाएगा, ये डेट विल इक्वल्स टू 2 अपॉन n प्लस के 1 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज दूंगा, डेट इज द n प्लस वन अपॉन 2। ठीक है भाई, n प्लस वन इधर भेज दे, 2 इसके नीचे आ गई, इसको इधर भेज देंगे, तो डेट इज द PT अपॉन P1 की पावर हो जाएगा हमारा 1 माइनस के n अपॉन के n। तो कह सकते हैं डेट इज द PT अपॉन P1 की पावर 1 माइनस n अपॉन n, वैल्यू कितनी है n प्लस वन अपॉन टू, कितनी है स्टूडेंट हमारी n प्लस वन अपॉन टू।
n+1/2 हमारी यहाँ पर वैल्यू है, तो मैं इसकी वैल्यू को सीधे यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा हमारा डिफिकल्ट पड़ जाता है ये, तो मैंने यहाँ पे अलग से इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट इज द सी टी इक्वल्स टू √2 n/n-1 n/n-1 पीटीवीटी और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, डेट इज द n+1/2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। डेट इज द √2 n/n-1 पीटीवीटी, तो इसको एलसीएम ले लेंगे 2 का और यहाँ पर हो जाएगा n+1-2 n+1-2 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 n/n-1 n/n-1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा पीटी वीटी, हमको यहाँ पे मिलेगा डेट इज द n-1/2। भाई 1 में से -2 करेंगे तो हमारा -1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, n-1 से n-1 और हमारा 2 है ये। अच्छा, n-1 से n-1 यहाँ पे हमको और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी टी बराबर अंडर हमको बचेगा n पी टी वी टी। कितना बचेगा, n पी टी वी टी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर वैल्यू। तो हमारा सी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √P/N/P/T V/T। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, n/P/T/V/T, जिसका यूनिट हमारा, या फिर कह सकते हैं यूनिट हमारी कितनी जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो कोई भी हमारी वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड हमारी होती है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन बेसिकली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसको आपको प्रैक्टिस करनी, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ नोजल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, बात करेंगे आगे की तरफ जिसमें देखेंगे, ठीक है, आगे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई भी एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि स्टीम एट ए रेट ऑफ 7.5 kg पर सेकेंड, ठीक है, स्टीम एट ए रेट ऑफ 7.5 kg पर सेकेंड एक्सपैंड आइसेंट्रोपिकली थ्रू ए सेट ऑफ नोजल। कोई एक हमारा नोजल है, नोजल क्या कर रहा है, हमारे स्टीम को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब फ्लो करा रहा है, और उसका जो मास फ्लो रेट है वो हमारा कितना है, 7.5 kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 7.5 kg का मास जो है वो एग्जिट कर रहा है एक सेकंड में। देखो कितना बड़ा नोजल होगा वो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के नोजल, हमारे नंबर ऑफ नोजल वहां पे हमारे एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि एक सेकंड में 7.5 kg वाटर क्या कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, द स्टीम एट इनलेट ऑफ द नोजल इज एट 14 बार। जब हमारा नोजल के इनलेट पर हमारी जो स्टीम इनलेट कर रही थी वहां पे उसका प्रेशर 14 बार था, एंड डिग्री ऑफ सुपरहीटेड इज 50 डिग्री सेल्सियस। वहां पे हमारा डिग्री ऑफ सुपरहीटेड कितनी वैल्यू दे रखी है, 56 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। द एग्जिट प्रेशर इज 6 बार। तो देखो मैंने आपको बताया था कि नोजल के इनलेट एरिया पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है और एग्जिट एरिया पर उसकी प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हमारा नोजल का जो एग्जिट एरिया होता है वहां पे हमारा कम होता है, मतलब नोजल का जो एग्जिट एरिया होता है उसकी वैल्यू कम होती है इन कंपैरिजन टू इनलेट एरिया ऑफ द नोजल। तो हमारा जब एरिया ज्यादा है तो हमारा प्रेशर की वैल्यू ज्यादा थी 14 बार, जब एरिया हमारा कम हो गया तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 6 बार हमारे यहाँ पर हो गई है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द नोजल, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट नोजल कितने नंबर ऑफ नोजल को हम यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। यूज एंड एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल, और नोजल का एग्जिट एरिया है उसको भी फाइंड आउट करना है। if the outlet area of the nozzle should not exceed 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि नोजल का जो आउटलेट एरिया है, ठीक है, if the outlet area of the nozzle should not exceed 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि नोजल का जो आपका एग्जिट एरिया है वो बेसिकली 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ये अब सब वैल्यू हमको क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख लेते हैं हमको क्या क्या वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो फर्स्ट डे मैं बात करूंगा गिवन में, तो गिवन में हमको यहाँ पर दिया हुआ है नोजल के इनलेट पर, नोजल के इनलेट पर जो प्रेशर दे रखा है दैट इज द P1, और वैल्यू दे रखी है 14 बार। तो P1 की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है 14 बार, हमको यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा नोजल का जो एग्जिट एरिया है और वहां पे प्रेशर की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 6 बार यहाँ पे हमको दिया हुआ है।
तो P2 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 6 बार हमको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मास फ्लो रेट कह रहा है, डेट इज द m की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 7.5 kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, ये भी हमको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि हमारा जो एरिया होगा डेट इज द A1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कितना नहीं होना चाहिए 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द नोजल इफ कह रहा है कि एरिया ऑफ द नोजल इफ द आउटलेट एरिया ऑफ द नोजल शुड नॉट बी एक्सीड 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात आपको देखनी पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात आपके यहाँ पर ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नोजल का आउटलेट एरिया 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे एरिया जो हमारा 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन एरिया कहां पर होता है, इनलेट सेक्शन पे होता है। नोजल के इनलेट सेक्शन का जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है और नोजल के आउटलेट सेक्शन का एरिया हमारा कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि नोजल का जो इनलेट एरिया है वो हमारा कितना दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो नोजल का आउटलेट एरिया आएगा वो उससे कम आएगा, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। और डिग्री ऑफ सुपर हीटेड की वैल्यू दे रखी है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री ऑफ सुपर हीटेड की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 26 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखी है डेट इज द P1 और P2। अभी पीछे मैंने आपको रैनकाइन साइकिल या डिफरेंट टाइप की साइकिल के बारे में मैंने डिस्कस करके बताया था, जिसमें स्टूडेंट हमने देखा था क्या कि वहां पे हमने देखा था एक रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम बेसिकली मैंने आपको किस तरीके से समझाया था, अगर बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में, तो टीएस डायग्राम हमने इस तरीके से देखा था, दैट इज द टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसको ड्रॉ कराते हैं, जहां पे हमने देखा था यहाँ पे हमारा क्या होता है बॉयलर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं बॉयलर को हीट प्रोवाइड कराते हैं, फिर हमारा टरबाइन का वर्क होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे दिस इज द कंडेंसर वर्क, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फीड पंप वाटर पंप होता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं 1 से 2 हमारा क्या होता है टरबाइन वर्क होता है, 2 से 3 कंडेंसर होता है, 3 से 4 हमारा पंप होता है, 4 से 1 हमारा बॉयलर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं हीट को इनलेट कराते हैं और यहाँ पे हम हीट को रिजेक्ट कराने का काम करते हैं, यहाँ पे हीट को आउट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कर्व हमारे यहाँ पे ड्रॉप होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टरबाइन का। तो टरबाइन के इनलेट पर मतलब नोजल से हमारी स्टीम इनलेट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फिर स्टीम हमारी एग्जिट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट किसके बारे में कि हमारा जो प्रेशर है, तो यहाँ पे नोजल से एग्जिट प्रेशर कितना है हमारा H1, या फिर H1 की वैल्यू को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस इज द टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, नीचे तरफ आएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू कुछ कम होगी, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी। एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, यहाँ पे एंट्रोपी क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि हमारा इस वाले पॉइंट पर जो हमको P1 दे रखा है कितना 14 बार हमको यहाँ पर दे रखा है, तो बाय द स्टीम टेबल से आपको क्या करना है 14 बार पर आपको H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, S1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है स्टीम टेबल से वैल्यू को पहले ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अपनी वैल्यू को वो मैंने आपको क्लासेस में समझा रखा है कि स्टीम टेबल को किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से वहां पे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो P1 की वैल्यू मतलब P1 मतलब 14 बार पर हम क्या करेंगे H1 और S1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है H1 की वैल्यू आएगी 2927.6 किलोजूल पर केजी केल्विन, और यहाँ पे जो आपका S1 एंट्रोपी की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6.748 किलोजूल पर केजी केल्विन। बेसिकली मैं बात करूंगा स्टीम टेबल में, आपको यहाँ पे जो वैल्यू देखनी है वो किसकी देखनी है Hg, किसकी देखनी है Hg की देखनी है और Sg की देखनी है, क्योंकि इस मतलब हमारा इस वाले प्रेशर पर जो हमारा स्टीम होता है वो प्रॉपर तरीके से सुपर हीटेड स्टीम होते हैं, तो वो एक तरीके से गैस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं Sg और Hg की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे स्टीम मेरी नीचे की तरफ आती रहती है थोड़ा सा वहां पे हमारा क्या होता है वो ठंडी होती चली जाती है, जिसके अंदर उसके मतलब कह सकते हैं कि स्टीम में हमारा क्या होता है स्टीम में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल हमारे एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जब हमारा टरबाइन वर्क होता है तो हमारा ये जो हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन है, इस सैचुरेटेड वेपर लाइन के अंदर की तरफ हमारा ये वेरी करता है, ठीक है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब आएगा तो इसमें हमारा क्या होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इस स्टीम के अंदर एडमिट हो जाएंगे। तब उस कंडीशन पे हमको यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, डेट इज द HFG SFG,
ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको HF2 और HFG2 की वैल्यू को हम स्टीम टेबल से देखेंगे, SF2 और SFG2 की स्टीम वैल्यू से देखेंगे, और VG की वैल्यू भी स्टीम टेबल से देखेंगे। तो ये जो वैल्यू मैंने साइड में लिखी हुई है सब हमारे किससे, स्टीम टेबल से हैं। ये 14 बार पर है और ये हमारे 6 बार से हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने वैल्यू तो लिख लिया, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या होगा, इसको देखेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अपनी एंट्रोपी को फाइंड आउट करेंगे। तो S1 की वैल्यू तो मुझको पता चल गई है, H2 की वैल्यू नहीं पता है मुझको, S2 की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, S2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं क्या, S2 इक्वल टू हमारा कितना होता है, S2 इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेट इज द SF2 प्लस के X2 SFG2। X2 SFG2 हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा जो S1 की वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू होगा S2, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी होती है हमारी कांस्टेंट, और S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा S1 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 6.748। कितना, 6.748। 6.748 इक्वल्स टू SF2 की वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, SF2 की वैल्यू 1.931, 1.931 प्लस X2 हमको पता करना है, और SFG2 की वैल्यू हमको दे रखी है 4.827, 4.827 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, X2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो X2 की वैल्यू देखेंगे हमारी कितनी आएगी, दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बात करते हैं। तो हो जाएगा 6.748 माइनस के 1.931, और ये हो जाएगा हमारा 4.827 X2। तो यहाँ पे सीधे सीधे X2 की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितनी आएगी, तो 6.748 माइनस 1.931 और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 4.827, तो वैल्यू आएगी आपकी 0.997, 0.997। तो X2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.997 आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने S2 की वैल्यू मतलब X2 की वैल्यू को निकाल दिया है। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे H2 की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे नाउ H2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, HF2 प्लस के X2 HFG2, HFG2। तो यहाँ पे HF2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, हमने स्टीम टेबल से निकाला था HF2 की वैल्यू। तो HF2 की वैल्यू है 670.4, 670.4 प्लस X2 की वैल्यू है 0.99, और यहाँ पे HFG2 की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो HFG2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2085.1, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो H2 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2085.1 और प्लस कर देंगे यहाँ पर 670.4, तो वैल्यू आएगी आपकी 2751, 2751.18 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज द H2 की। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाकर सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट एग्जिट वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एग्जिट वेलोसिटी। यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, डेट इज द एग्जिट वेलोसिटी कितना होगा, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, डेट इज द C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो C2 बेसिकली हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2 H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2। तो अंडर रूट 2 H1 की वैल्यू हमको दे रखी है ऑलरेडी, क्वेश्चन में मैंने स्टीम टेबल से हमने फाइंड आउट की थी। तो H1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2927.6, 2927.6, ये हो जाएगा हमारा 29, H2 की वैल्यू आई थी 2751.18। तो यहाँ पर देखेंगे C2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2927.6 माइनस 2751.18, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से और अंडर रूट करेंगे आंसर का, तो वैल्यू आएगी आपकी 18.78 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी इतनी, 18.78 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, बस आपको यहाँ पे फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस तरह मल्टीप्लाई करनी होगी 1000 से। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से। तो इसमें थोड़ा सा इसकी वैल्यूज को ये भूल जाते हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी फिर यहाँ पर 2927.6 माइनस के 2751.18 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1000 अंडर रूट आंसर, तो 594। तो वैल्यू आएगी 594 पॉइंट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी 594 मीटर पर सेकेंड। अब बात करेंगे एरिया ऑफ नोजल एट एग्जिट। ठीक है, बात करेंगे एरिया ऑफ नोजल एट पॉइंट एग्जिट के बारे में। तो एरिया ऑफ नोजल एट पॉइंट एग्जिट कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ नोजल एट एग्जिट। ठीक है, तो एरिया बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, डेट इज द E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है MC2 अपॉन V2, सॉरी MV2 अपॉन C2, MV2 अपॉन C2 हमारा होता है। और यहाँ पे जो हमारा V2 होगा बेसिकली क्या होगा, V2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, V2 बराबर होगा हमारा XVG, XVG हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं, M हमको दे रखा है कितना 7.8, आई थिंक 7.5। तो M की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 हमको दे रखा है 7.5। ठीक है, मल्टीप्लाई X की वैल्यू 0.99 इंटू, और VG की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम टेबल 0.31546 0.31546 अपॉन C2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अभी, कितना आया था C2 की वैल्यू 594। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा A2, एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी। तो 7.5 मल्टीप्लाई 0.99 मल्टीप्लाई 0.31546 इक्वल डिवाइड करेंगे 594, तो वैल्यू आएगी 3.94 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इंटू 10 की पावर माइनस के 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी A2 बराबर के 0.00394 मीटर का स्क्वायर। इतना जाएगा, इतना मीटर का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मीटर का स्क्वायर आपको यहाँ पर इतना मिल जाएगा। अब बात करेंगे एग्जिट एरिया ऑफ ईच नोजल शुड नॉट बी एक्सीड कितना 2.3 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे नंबर ऑफ नोजल्स हमको यहाँ पर कितना मिल पाएंगे, तो बात करेंगे नंबर ऑफ नोजल। तो नंबर ऑफ नोजल की मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ नोजल को क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोजल को फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ नोजल हमारे कितने होंगे A2 अपॉन, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारा जो A2 आया है उसको डिवाइड करेंगे A1 से। A2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.00394 अपॉन A1 की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 2.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा 2.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस के 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ नोजल्स निकल कर आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो देखेंगे 0.00394 को डिवाइड करेंगे 2.3 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 1.7130 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1.7130 इंटू 10 की पावर प्लस के 1 बच जाएगा, हो जाएगा 17.31। तो नियर अबाउट 17 हमारे यहाँ पर नोजल होंगे, नियर अबाउट 17 नोजल हमको मिल जाएंगे। तो नियर अबाउट 17 नोजल आपको यहाँ पर नीड होगी, ठीक है। तो कितने नोजल होंगे, नंबर ऑफ नोजल हमारे 17 नोजल हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो एग्जिट एरिया निकालेंगे अब यहाँ पर, एग्जिट एरिया ऑफ द ईच नोजल, exit area of the each nozzle, exit area of each nozzle। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट एग्जिट एरिया? तो डेट इज द, हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट एग्जिट एरिया के बारे में, डेट इज द हमारा जो A2 निकल कर आया था, एग्जिट एरिया ऑफ ईच नोजल, A2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ नोजल से, नंबर ऑफ नोजल से। तो A2 की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी कितनी, A2 की वैल्यू हमारी आई थी 0.00394, ठीक है। A2 की वैल्यू थी 0.00394, नंबर ऑफ नोजल कितने 17। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके हमारी वैल्यू आएगी 0.00394 और डिवाइड करेंगे 17 से, तो वैल्यू आपकी मिलेगी यहाँ पर 2.3176 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। तो एग्जिट एरिया ऑफ ईच नोजल तो हमको यहाँ पे मिलेगा इतना, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, डेट इज द 2. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा वैल्यू 2.31 या 32, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर का इस, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ नोजल कितने निकल गए, 70 निकल गए हैं, और नोजल का जो एग्जिट एरिया कितना निकला है 2.32 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है, कितना 2.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एग्जिट एरिया ऑफ ईच नोजल हमारे कितना होगा 2.32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल कर आया है। ठीक है, तो इतना आपने समझ में, A1 की जो वैल्यू थी वो 2.3 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर थी, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर है डेट इज 3.94, आपका A2 यहाँ पे निकल कर आया है। और इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मिनिमम नहीं होगा ये, इतना ही होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टीम टरबाइन के बारे में कि स्टीम टरबाइन हमारी क्या होती है। तो पीछे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टरबाइंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी के रिगार्डिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी स्टीम मतलब टरबाइंस होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोलिक टरबाइन आपका होता है, वाइंड टरबाइन आपकी होती है, जो हवा से चलने वाली टरबाइंस होती है वाइंड टरबाइन होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम हमारे बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट स्टीम टरबाइन के बारे में। तो स्टीम टरबाइन आर ए डिवाइस, या फिर कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इन द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द प्रेशर एनर्जी and convert it into the mechanical energy, that is called the steam turbine. So steam turbine is the turbine which convert kinetic energy into mechanical energy, is called the steam turbine, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं steam turbine is a device which convert steam energy in the form of, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट स्टीम एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy. So steam turbine is a device which convert steam energy, that is the
काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द स्टीम टरबाइन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्टूडेंट, स्टीम टरबाइन हमारा होता है। और स्टीम टरबाइन को क्लासिफाइड कर सकते हैं इन द डिफरेंट वेज के रिगार्डिंग, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, स्टीम टरबाइन हमारी होती है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे की तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीम टरबाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो स्टीम टरबाइन होती है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओके तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्टीम एक्शन, कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्टीम एक्शन मतलब हमारा जो स्टीम है हमारी टरबाइन के एंटर पर किस तरीके से उसका मोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टरबाइन होती है, दो टाइप्स की हमारी टरबाइन होती है। फर्स्ट इज द इंपल्स टरबाइन एंड सेकंड इज द रिएक्शन टरबाइन। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इंपल्स टरबाइन के बारे में। तो इंपल्स टरबाइन आर दोस टरबाइन वेयर एट द इनलेट एनर्जी इन द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स टरबाइन। मतलब इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन होती है जिसके इनलेट पर स्टीम एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग वहां पे एडनेट करती है। या फिर कह सकते हैं कि टरबाइन के इनलेट पर अगर काइनेटिक एनर्जी होती है तो इस टाइप की टरबाइन को इंपल्स टरबाइन यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे तो रिएक्शन टरबाइन आर दोस टरबाइन व्हिच हैज द इनलेट एनर्जी इन द टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द प्रेस एनर्जी, जिसके इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी और साथ के साथ प्रेशर एनर्जी होती है। इस टाइप की जो टरबाइन होती है उनको रिएक्शन टरबाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, बेसिकली आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो, मतलब हमारा जो स्टीम फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप से हमारी होती है। एक्सियल फ्लो टरबाइन और रेडियल फ्लो टरबाइन की बात करेंगे। एक्सियल फ्लो टरबाइन वो टरबाइन होती है जिसमें हमारा जो स्टीम होता है वो हमारे रनर के एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा फ्लो करता है तो हमारा क्या होता है, वो एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। मतलब रनर का जो एक्सिस होता है उसके एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा वहां पे स्टीम फ्लो करती है तो इस टाइप की टरबाइन को एक्सियल फ्लो टरबाइन यहाँ पे बोला जाता है। बात करेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन के बारे में। तो रेडियल फ्लो टरबाइन में हमारा जो स्टीम एंटर करता है हमारा टरबाइन, तो टरबाइन का जो एक्सिस होगा या रनर का जो एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टीम फ्लो कर रही है वो उसके अकॉर्डिंग कैसी होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो करती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो स्टीम होती है वो रेडियली डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इस टाइप की टरबाइन को रेडियली फ्लो टरबाइन यहाँ पे बोला जाता है। एक टरबाइन और होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में हमारा जो स्टीम एंटर करता है हमारा ब्लेड्स पर तो वो एक तरीके से टेंजेंटली एक एंगल बनाता है। ठीक है, टेंजेंटली क्या करते हैं हमारा ब्लेड पर स्ट्राइक कराता है, तो इसलिए उस टरबाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियली टरबाइन बोलता है। टेंजेंशियल स्टीम टरबाइन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, जब हमारा स्टीम एग्जिट करती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टरबाइन होती है दो टाइप्स की हमारी होती हैं, कंडेंसिंग टाइप टरबाइन और हमारा नॉन कंडेंसिंग टाइप टरबाइन। ठीक है, तो आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, दैट इज अ सिंगल स्टेज टरबाइन, दैट इज द मल्टी स्टेज टरबाइन। तो हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो टरबाइंस होती हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती हैं इन द टर्म ऑफ द स्टेजेस। तो स्टेजेस में क्या होता है, हमारी जो ब्लेड्स होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होती है। तो मूविंग ब्लेड्स भी होती है, हमारी फिक्स ब्लेड भी होती हैं। ठीक है, उनके बीच में हमारी नोजल भी लगे होती है। तो हमारे नंबर ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमारी जो टरबाइन होती है वो हमारे दो टाइप्स की हमारी होती है, एक सिंगल स्टेज टरबाइन होती है, हमारी मल्टी स्टेज टरबाइन होती है। ठीक है, सिंगल स्टेज टरबाइन में क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ द नोजल्स हमारे एक लाइन में होते हैं, दूसरी लाइन में हमारे नंबर ऑफ द ब्लेड्स हमारे होती हैं। अगर बात करेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन में, तो मल्टी स्टेज टरबाइन में नंबर ऑफ नोजल्स, नंबर ऑफ ब्लेड्स, नंबर ऑफ नोजल, नंबर ऑफ ब्लेड्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पे क्या लगे होते हैं, नोजल और ब्लेड्स का अरेंजमेंट हमारा वहां पर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ द स्टीम, मतलब हमारा जो टरबाइन है, टरबाइन के इनलेट पर जो भी हमारा स्टीम एंटर कर रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी टरबाइन होती है। ठीक है, एक लो प्रेशर टरबाइन होती है, एक हमारा मीडियम प्रेशर टरबाइन होती है, एक हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है। तो जिस टरबाइन के इनलेट पर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग 10 से मतलब हमारे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो 1.2 बार के आसपास की हमारी होती है, या फिर कह सकते हैं 1.2 बार से लेकर 2 बार तक का हमारा प्रेशर होता है। तो उस प्रकार की या फिर उस टाइप की जो टरबाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर टरबाइन के नाम से जानते हैं। बात करेंगे मीडियम प्रेशर टरबाइन के बारे में। तो मीडियम प्रेशर टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पर जो हमारी स्टीम एनर्जी होती है, स्टीम जो होती है उसका जो प्रेशर होता है वो लगभग लगभग हमारा 14 बार के आसपास तक होता है। तो उस टाइप की टरबाइन को मीडियम प्रेशर टरबाइन या फिर कह सकते हैं मीडियम प्रेशर टरबाइन के नाम से उसको जानेंगे।
हाई प्रेशर टरबाइन में क्या होता है, हाई प्रेशर टरबाइन में हमारे टरबाइन के इनलेट पर जो हमारी स्टीम होती है उसका प्रेशर जो होता है वो अबव होता है 40 बार से, तो इस टाइप की टरबाइन को क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर टरबाइन के नाम से उसको जानेंगे। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन में क्या होता है कि स्टीम टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पर क्या होती है, हमारी स्टीम पावर होती है, फिर कह सकते हैं स्टीम एनर्जी होती है, ठीक है। और वो स्टीम एनर्जी जो होती है वो हमारी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, कौन करता है, हमारा टरबाइन करता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टीम टरबाइन उसको बोला जाता है। और स्टीम टरबाइन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताया। अब बात करेंगे मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ एन इंपल्स टरबाइन, कि हमारे यहाँ पे जो इंपल्स टरबाइन होती है, इंपल्स टरबाइन मैंने आपको बताया था, इंपल्स टरबाइन एक तरीके से हमारी पैल्टन टरबाइन होती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं इंपल्स टरबाइन में जिसके इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हमारी क्या कहलाती है, इंपल्स टरबाइन कहलाती है। तो इंपल्स टरबाइन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन के रिगार्डिंग हमारी जो इफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम इफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, हमारा कोई भी मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई रनर है और यहाँ पे हमारे बकेट्स हमारे लगे होते हैं और यहाँ पे हमारा नोजल लगा होता है, और यहाँ पे नोजल क्या करता है, जेट इससे स्ट्राइक करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये रनर व्हील करता है। तो यहाँ पे जो जेट होता है या हमारा स्टीम होता है वो हमारा टेंजेंटली क्या करता है, स्ट्राइक कराता है, इसलिए उसको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इंपल्स टरबाइन के नाम से भी जानते हो, साथ के साथ इसको पैल्टन टरबाइन के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। दिस इज द बकेट्स, ये हमारी क्या है, हमारी बकेट है, ठीक है। या इसको ब्लेड भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्लेड इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। अगर मैं बात करूंगा यू के बारे में, वेयर यू इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे v1 के बारे में, तो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, एट इनलेट। और v2 जो होगा हमारी वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर अल्फा की, तो अल्फा, जब फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट की आर की, vr1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। और vr2 हमारा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, एट आउटलेट, ठीक है। vw1 हमारे क्या होते हैं, व्रिल वेलोसिटी एट इनलेट। और vw2 हमारा होता है व्रिल वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। और साथ के साथ बात कर सकते हैं बी एफ वन, दैट इज द लो वेलोसिटी, और वी एफ टू हमारा एट इनलेट एट आउटलेट। अल्फा हमारा क्या होता है, जेट एंगल इसको बोल सकते हैं, जेट एंगल। और यहाँ पे थीटा जो होता है हमारा, थीटा हम बात कर सकते हैं ब्लेड एंगल होता है। ये दोनों किस में, एट एंगल पर, मतलब एट इनलेट सेक्शन। और साथ के साथ अल्फा डेट इज द बीटा और फाई, ये हमारा जेट एंगल होता है, और ये हमारा ब्लेड एंगल होता है। कहाँ पर होते हैं, आउटलेट सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बनाएंगे इसका एक डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखेंगे उस डायग्राम को किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, एक हमारा लाइन इस तरीके से होता है, एक हमारा लाइन इस तरीके, एक एंगल हमारा यहाँ पे बनता है इस तरीके से, एक एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा, दिस इज द ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पर थीटा, ठीक है। ये जो होता है हमारा कितना होगा, v1, ये हमारा कितना होगा, vr1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, vf1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा ये ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ द बीटा एंड दिस इज द एंगल ऑफ द, सॉरी,
दिस इज द एंगल ऑफ द फाई एंड दिस इज द एंगल ऑफ द बीटा, ठीक है। और फाई के अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी होती है दैट इज द वी एफ टू हो जाएगा, ये हमारा वी टू हो जाएगा, ये हमारा वी आर टू हो जाएगा वी आर टू। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाया, ये वाला जो ट्राइंगल है मतलब डायग्राम है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बनाया, दैट इज द फाई, फाई के अकॉर्डिंग वी आर टू। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने इसको बनाया? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस होती है दैट इज द वी डब्ल्यू वन। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हमारा व्हील की वेलोसिटी होती है, मतलब ब्लेड की वेलोसिटी होती है, दैट इज द यू। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा इससे मिला लेना, इसको ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा ये, ठीक है। तो दैट इज द एंगल ऑफ द फाई एंड दैट इज द एंगल वी आर टू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होती है? यू होती है। और बेसिकली हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डेट इज द वी डब्ल्यू वन। ये कितना हो जाएगा? वी डब्ल्यू वन हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी होती है वी डब्ल्यू टू। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होती है? वी डब्ल्यू। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है? वी डब्ल्यू हमारी होती है, ठीक है। तो इतना इस तरीके से इसके डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी का, तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी हमारी आती है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ब्लेड, तो कितना आएगा स्टूडेंट हमारा? मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड दैट विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू आती है हमारी cos स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, ब्रैकेट में हमारा आता है 1 प्लस के बी। कितना होता है? 1 प्लस के बी हमको यहाँ पर मिलता है वेयर, तो ये हमारा आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड। वेयर अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट, वेयर वेयर के जो होता है हमारा वो होता है हमारा ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली हमारी कितनी होती है? वी आर टू अपॉन वी आर वन, ठीक है। और बी की जो वैल्यू होती है, बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द कॉस कोस फाई अपॉन कोस थीटा, कोस फाई अपॉन कोस थीटा इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ हमारी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जिसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज द ब्लेड इफिशियंसी। तो ब्लेड की जो इफिशियंसी होती है वो हमारी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द ब्लेड पर सेकेंड, मतलब हमारा जो वर्क डन है बाय द ब्लेड्स के रिगार्डिंग वो कितना हमको मिल पा रहा है एट द रेशियो ऑफ द एंटरिंग द ब्लेड पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी एंटरिंग द ब्लेड पर सेकेंड। तो ब्लेड की इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्लेड की इफिशियंसी क्या होगी? ब्लेड के अकॉर्डिंग को कितना वर्क डन मिल रहा है और ब्लेड के ऊपर कितना इनलेट हमारा स्टीम एंटर कर रहा है, उनका जो रेशियो होता है वो हमारा ब्लेड इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2u, मतलब u इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एंड vw हमारा क्या होगा? vw की वैल्यू में बात करेंगे तो vw हमारा होगा व्रिल की वेलोसिटी होगा, और समेशन ऑफ द vw दिस इज द सम ऑफ द व्रिल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट पर हमारी जो व्रिल की वेलोसिटी होगी वो हमारा डेल vw हमारे यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आएगा? ब्लेड की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल कर आएगी, इसका फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है। साथ ही साथ बात करेंगे स्टेज इफिशियंसी के बारे में। तो स्टेज इफिशियंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज। तो स्टेज मैंने आपको बताया था इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी सप्लाई टू द स्टेज। स्टेज पर कितना एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं इसका जो रेशियो होगा वो हमारा स्टेज इफिशियंसी को फाइंड आउट करेंगे। और बेसिकली हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज द यू डेल वी डब्ल्यू अपॉन एच वन माइनस के एच टू, ठीक है। तो स्टेज इफिशियंसी जो होती है वो इक्वल होती है हमारी ब्लेड इफिशियंसी इनटू के नोजल इफिशियंसी। तो ब्लेड की इफिशियंसी क्या होगी और नोजल की इफिशियंसी क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा क्या निकल के आता है? स्टेज इफिशियंसी यहाँ पे हमको फाइंड आउट होके आती है, ठीक है।
इसी के साथ बात करेंगे नोजल की इफिशियंसी के बारे में। तो नोजल की इफिशियंसी बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल एंड द एंथैल्पी चेंज अकरिंग अक्रॉस द नोजल। मतलब हमारे नोजल के आउटलेट सेक्शन पर कितना हमको यहाँ पर एनर्जी मिल पा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, और अपॉन टू या फिर कह सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज अकर अक्रॉस द नोजल, मतलब हमारी जो एंथैल्पी का चेंज हमको देखने को मिल पा रहा है उसका जो रेशियो होगा उसको हम बात कर सकते हैं नोजल एफिशिएंसी के बारे में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द VW1 का स्क्वायर अपॉन 2H1 minus H2। VW1 is the represent of the vril velocity at the inlet and H1 is the enthalpy of the nozzle, ठीक है, H2 outlet enthalpy of the nozzle, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ। एक हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे नोजल के रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड ऑफ एन इंपल्स टरबाइन, यहाँ पे इंपल्स टरबाइन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, उसके डायमीटर, द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का जो मीन डायमीटर है वो उसकी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर। ब्लेड ऑफ एन इंपल्स टरबाइन विद अ सिंगल रो व्हील इज 105 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है हमको यहाँ पर 105 सेंटीमीटर एंड स्पीड इज 3000 आरपीएम, ठीक है, 1000 आरपीएम दे रखा है। नोजल का एंगल दे रखा है 18 डिग्री और ब्लेड की स्पीड रेशो दे रखा है 0.42, ब्लेड स्पीड रेशो दैट इज द 0.42। ब्लेड स्पीड रेशो हमारा होता है, रो से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट हमको दे रखा है 0.84, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट कितना दे रखा है 0.84 दे रखा है। द आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड, जो आउटलेट एंगल है ब्लेड का, ठीक है, ब्लेड एंगल फाइंड आउट करते हैं, इनलेट का थीटा और आउटलेट का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड इज टू बी मेड 3 डिग्री स्मॉल देन द इनलेट एंगल। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारा जो इनलेट एंगल होगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो थीटा में से माइनस करेंगे 3 को, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। द स्टीम फ्लो रेट इज 8 kg पर सेकेंड, मास दे रखा है स्टीम का 8 kg पर सेकेंड। ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम एंड फाइंड पावर डेवलप, कितना पावर को डेवलप कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी डायग्राम हमको बनाना है, रिजल्टेंट थ्रस्ट हमको फाइंड आउट करना है, डायग्राम एफिशिएंसी हमको यहाँ पर बात करनी है, फिर कह सकते हैं यहाँ पर प्लेट की एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसमें देख पाएंगे सबसे पहले अपने वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने का फंडा देखो आपको याद रखना है किस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तरीके से बताई थी मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट दिस इज द हमारा क्या होता है, अल्फा होता है और एक एंगल हमारे यहाँ पर होता है इस तरीके से, दिस इज द एंगल ऑफ, ठीक है। ये हमारा जेट का इनलेट एंगल होगा, ये हमारा ब्लेड का इनलेट एंगल होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी होती है डेट इज द v1, डेट इज द vr2, vr1 और डेट इज द vf1, ठीक है। ये सब आप सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे एग्जिट पॉइंट पर, दिस इज द एंगल ऑफ, कितना होता है हमारा फाई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ बीटा, इसका एंगल कितना होगा हमारा बीटा होगा यहाँ, ठीक है। तो बीटा की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, दिस इज द vr2 हो जाएगा, ये हमारा v2 हो जाएगा, ये हमारा vf2 हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है vw2 की वैल्यू होती है हमारी, ये हमारा u की वैल्यू होती है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है हमारी vw1, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पर बना सकते हैं। नॉर्मली आपको देखो स्टूडेंट इसको पढ़ना होगा इसके बारे में, ठीक है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो गिवन में देख लेते हैं हमको क्या क्या वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमको डायमीटर दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.05 मीटर स्क्वायर, कितना, ठीक है। स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है हमको एन की वैल्यू 3000 आरपीएम हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 3000 आरपीएम दे रखा है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमको 18 डिग्री, और यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट, दैट इज द हमको और वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है। ब्लेड स्पीड रेशो हमको दे रखा है 0.42, ब्लेड स्पीड रेशो दैट इज द रो से इसको डिफाइन करते हैं। तो ब्लेड स्पीड रेशो की वैल्यू हमको दे रखी है 0.42,
0.42 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड ब्लेड वेलोसिटी 3 मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ फाई की वैल्यू जो है थीटा माइनस 3 डिग्री है। फाई की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस के 3 डिग्री है। फाई की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस के 3 डिग्री है। और वेलोसिटी कोफिशिएंट हमको दे रखा है यहाँ पर कितना, वेलोसिटी कोफिशिएंट बेसिकली हमारा क्या होता है, VR2/VR1 होता है। VR2/VR1, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, डेट इज द 0.84। 0.84 यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। और मास की वैल्यू हमको दे रखी है, डेट इज द हमको 8 kg पर सेकेंड। 8 kg पर सेकेंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू को क्वेश्चन में दी हुई है, सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट ब्लेड की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे ब्लेड वेलोसिटी। तो ब्लेड की वेलोसिटी बेसिकली हमारी यूं होती है, यूं बराबर कितना होता है, पाई डी एन अपॉन 60। पाई डी एन अपॉन 60 हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, 3.14 इंटू डी 1.05 इंटू 3000 अपॉन 60। तो यहाँ पे आपको यू की वैल्यू मिलेगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 3000। तो वैल्यू आएगी आपकी, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 164.85 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ब्लेड की वेलोसिटी आपकी आएगी 164.85 मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमको दे रखा है दैट इज द रो की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर 0.42। और रो बराबर हमारा कितना होता है, रो बराबर हमारा होता है यहाँ पर कितना, दैट इज द यू अपॉन V1, ठीक है। वी यू इज द ब्लेड वेलोसिटी, मतलब हमारी ब्लेड की वेलोसिटी होती है। और V1 इज द जेट इनलेट ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, दैट इज द रो होता है। रो की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 0.42। 0.42 इक्वल्स टू यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है अपॉन V1। तो यहाँ पे हमको V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो U अपॉन 0.42 आ जाएगा। U की वैल्यू है 164.85 अपॉन 0.42। यहाँ पे V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 392.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 392.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे की तरफ, इसमें सारे जितने भी यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है ना ये वाली, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, फाई थीटा V1 VR2 VR1 VF1 VR2 V2 VF2, ठीक है, VW2 VW1 यू की वैल्यू। तो इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, ये वाला एंगल देखेंगे फाई वाला, मतलब यहाँ पर देखेंगे अल्फा एंगल देखेंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर देखेंगे। तो cos अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है यहाँ पर। तो बात करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cos थीटा हमारा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको यहाँ पर कोई p मान लेते हैं, दैट इज द p आर एस, मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आर एस अपॉन के वी आर वन, ठीक है। तो वी आर वन की वैल्यू को नहीं, वी आर वन की वैल्यू पता है हमको कितनी आई है, नहीं पता है, वी आर वन की वैल्यू नहीं पता, वी1 की वैल्यू निकाली है। तो वी आर वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी आर वन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ इसको छोड़ो, पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी नहीं पता ना भी हमको, थीटा की वैल्यू भी। सबसे पहले इसके देख लेते हैं यहाँ पर, कोस
अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द क्यू एस, दैट इज द वी डब्ल्यू वन अपॉन वी वन। ठीक है, वी डब्ल्यू वन अपॉन वी वन, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस कितनी हमारी वी डब्ल्यू वन है और ये वाली वी वन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी डब्ल्यू वन इक्वल्स टू वी वन कॉस अल्फा। तो वी वन की वैल्यू अभी तो हमारी निकल कर आई थी, वी वन की वैल्यू कितनी आई थी, वी वन की वैल्यू हमारी आई थी 392.5, 392.5, ये हो जाएगा हमारा 392.5 कॉस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 18 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू हमको निकल कर आएगा। तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, तो कॉस 18 मल्टीप्लाई करेंगे 392.5, तो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर 373.28 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वी डब्ल्यू वन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, वी डब्ल्यू वन बराबर कितना है भाई, वी डब्ल्यू वन बराबर जो है वो हमारा कितना है, वी डब्ल्यू वन बराबर हमारा यू प्लस के आर एस है, कितना है, यू प्लस के आर एस। तो यहाँ पर देखेंगे नाउ, नाउ वी डब्ल्यू वन डेट इक्वल्स टू यू प्लस के आर एस है। ठीक है, तो वी डब्ल्यू आर एस की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस के यू, और वी डब्ल्यू वन की वैल्यू 373.28 माइनस के यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, डेट इज 164.85। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी आर एस की, तो आर एस की डिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 373.28 माइनस 164.85, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 208.44 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आर एस की। ठीक है, तो आर एस बराबर हमारा कितना हो जाएगा 208.44 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करेंगे आगे की तरफ, अब इसके अकॉर्डिंग अपना थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको, कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, वी एफ वन की वैल्यू हमको नहीं पता है, वी आर वन की वैल्यू हमको नहीं पता। थीटा की वैल्यू तो हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लेना थीटा वैल्यू हमारी कितनी, 30 डिग्री हमको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू यहाँ पर होगी, तो कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो कॉस थीटा cos थीटा डेट विल बी इक्वल्स टू आर एस अपॉन वी आर वन होता है, आर एस अपॉन वी आर वन। कितना होगा स्टूडेंट हमारा, आर एस अपॉन वी आर वन हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर एस की वैल्यू हमारी कितनी आई है, डेट इज द 208.44 अपॉन वी आर वन, और कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा ये वी आर वन बराबर के 208.44 अपॉन हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, डेट इज द वी आर वन की, तो वी आर वन बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 208.4, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कॉस 30 से, 208.44 डिवाइड बाई कॉस 30, तो वैल्यू आएगी 240.68 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आपको वी आर वन की वैल्यू मिल जाएगी। और आप सब लोग जानते हैं पीछे के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, डेट इज द वी आर टू अपॉन वी आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी आर टू अपॉन वी आर वन की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, क्वेश्चन में दे रखा था वी आर वन, वी आर टू अपॉन वी आर वन की वैल्यू दे रखी है 0.84, तो वी आर टू अपॉन वी आर वन की वैल्यू दे रखी है 0.84, 0.84। यहाँ से वी आर टू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 0.84 मल्टीप्लाई वी आर वन की वैल्यू 240.68 दे रखा है, तो वी आर टू बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 240.68 मल्टीप्लाई 0.84, तो वैल्यू आएगी 202।
202.176 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से VR1 VR2 ये सब वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुकी है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट cos फाई के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, cos फाई के बारे में। तो cos फाई की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, साइड में यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ cos फाई की वैल्यू। तो देखेंगे cos फाई डेट विल बी इक्वल्स टू, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, डेट इज द बेस, तो ये हो जाएगा VW2 प्लस के यू अपॉन दैट इज द VR2। तो VW2 की वैल्यू हमको निकल कर आई थी अभी, कितनी निकल कर आई थी VW2 की वैल्यू, VW1 की वैल्यू निकल कर आई थी। हाँ, फाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई, फाई की वैल्यू मैंने आपको बताया फाई बराबर कितना होगा, थीटा माइनस के 30 होगा, वो थीटा माइनस के 3 होगा, थीटा माइनस के 3 हो जाएगा हमारा 30 माइनस के 3 डेट विल बी इक्वल टू 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 27 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा फाई की वैल्यू 27 डिग्री हमारी हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 27 इक्वल्स टू VW2 प्लस U2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, सॉरी यू की वैल्यू, यू की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 164.85, 164.85। और VR2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी अभी, VR2 की वैल्यू थी 202.176, 202.17। इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये 202.1.6 मल्टीप्लाई cos 27, तो वैल्यू आएगी 180.14 इक्वल्स टू VW2 प्लस के 164.85। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं VW2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, VW2 हो जाएगा माइनस करेंगे 164.85, तो वैल्यू आ जाएगी 15.29 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो VW2 की वैल्यू आपको निकल के आ गई है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे VW की वैल्यू। तो VW बराबर हमारा क्या था, VW1 प्लस के VW2 हमारा था। ठीक है, VW1 प्लस के VW2। तो यहाँ पे VW की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो VW1 हमारा कितना है 373.28 प्लस के 15.29। तो यहाँ से हम बात करेंगे VW की वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्लस कर देंगे इसमें 373.28 को, तो वैल्यू आएगा 388.57 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ बात करेंगे आगे तरफ। नाउ थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर के साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा VF1 अपॉन VR1, साइन थीटा बराबर हो जाएगा VF1 अपॉन VR1। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर के VF1 अपॉन VR1। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है साइन 27 इक्वल्स टू VF1 की वैल्यू नहीं पता, तो VF1 अपॉन VR1 हो जाएगा। तो VF1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए साइन 27 मल्टीप्लाई VR1, तो VR1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, VR1 की वैल्यू आई है 240 इंटू 68, 240.68। यहाँ पे VF1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 240.68 मल्टीप्लाई साइन 27, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 109.26 मीटर पर सेकेंड, 0.26 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे tan फाई की वैल्यू को, फाई की वैल्यू को निकालेंगे। तो बात करेंगे tan फाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखो फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो tan का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये वाली फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो tan के फाई मतलब tan की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो tan बराबर कितना होता है मतलब VF2 अपॉन VW2 प्लस के यू हो जाएगा, VW2 प्लस के यू।
तो tan फाइव बराबर हो जाएगा हमारा VW2 प्लस के यू, पहले VF2 अपॉन VW2 प्लस के यू हो जाएगा, VW2 प्लस के यू। बस आपको क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। VF2 की वैल्यू हमारी कितनी है, VF2 की वैल्यू है सॉरी फाई की वैल्यू तुमको पता है, फाई की वैल्यू कितनी आई थी, फाई की वैल्यू 27 है ना, फाई की वैल्यू 27, ये हो जाएगा 1027 इक्वल्स टू VF2 मुझको नहीं पता, VW2 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 388.57, 388.57 प्लस यू की वैल्यू हमारी आई थी 164.85, 164.85। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा VF2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो VF2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट, तो 388.57 प्लस करेंगे 164.85 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1027, तो वैल्यू आ जाएगी आपको 281.98 मीटर पर सेकेंड। तो VF2 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के बाद अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे यहाँ पर। तो इधर ही साइड में मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए इधर साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, रिजल्टेंट थ्रस्ट के बारे में, कि रिजल्टेंट थ्रस्ट हमारा क्या निकल के आएगा। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, टेंजेंशियल थ्रस्ट के बारे में, कि टेंजेंशियल थ्रस्ट ऑन द ब्लेड। तो बात करेंगे टेंजेंशियल थ्रस्ट ऑन द ब्लेड। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज द T1 इक्वल्स टू M, ये हो जाएगा हमारा कितना, डेट इज द VW1 प्लस के VW2, VW1 VW2। तो वैल्यू हो जाएगी, M की वैल्यू को 8 दे रखी है, और VW1 की जो वैल्यू आई थी हमारी, और VW1 प्लस VW2 की जो वैल्यू, मतलब VW की जो वैल्यू आई थी वो हमको मिला था कितना, VW की वैल्यू वो आई थी 388.57। ठीक है, 388.57, 388.57। यहाँ पे आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी, T1 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर कितनी, 388.57 मल्टीप्लाई 8, तो वैल्यू हो जाएगी 3108.56। तो टेंजेंशियल थ्रस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा T1 की वैल्यू कितना, न्यूटन। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट आगे की तरफ एक्सियल थ्रस्ट के बारे में, इसके बारे में एक्सियल थ्रस्ट। तो एक्सियल थ्रस्ट बेसिकली हमारा कितना होने वाला है, डेट इज अ T2, ये हो जाएगा हमारा T2 इक्वल्स टू M VF1 माइनस के VF2, VF1 माइनस के VF2। तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 8 है, VF1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 109.26, और V2 की हमारी वैल्यू आई थी, तो बार बार देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, VF2 की वैल्यू हमारी आई थी 281.98।
ठीक है, तो वी एफ वन की वैल्यू आई थी हमारी, एक वैल्यू देखनी पड़ेगी। वी एफ वन की वैल्यू 109.26, 109.26 माइनस के वी एफ टू की वैल्यू आई थी 281.98, 281.98। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टी टू की वैल्यू आपको निकल कर आएगी कितनी, 109.26 वी एफ टू की वैल्यू कितनी आई है, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हमारी कितनी, कुछ यहाँ पे गलत, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू है 15.29। ठीक है, वी एफ टू की वैल्यू हमारी कुछ गड़बड़ आई है, वी एफ टू की वैल्यू, वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू 15.29, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू है हमारी 15.29। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये तो सही कर लेना, 15.29 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी 15.29 प्लस के 164.85, तो वैल्यू आएगी कि 180.14, बस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1027 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 91.78, 91.78, 91.78। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ठीक कर लेना वी एफ टू को, और वी एफ टू की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 91.78। वी एफ वन की वैल्यू थी आपकी 109.2 माइनस 91.78। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो टी टू की वैल्यू कितनी आएगी, तो 109.26 माइनस की 91.78, तो वैल्यू आएगी आपकी 17.48, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो वैल्यू आएगी 139.84 न्यूटन। ठीक है, टी टू की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 139, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अब बस आपको क्या करना है, अब रिजल्टेंट थ्रस्ट आपको निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमको पूछ रहा है, रिजल्टेंट थ्रस्ट, रिजल्टेंट थ्रस्ट दैट इज द आर इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट टी वन का स्क्वायर प्लस के टी टू का स्क्वायर, टी वन का स्क्वायर प्लस के टी टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टी वन का स्क्वायर कितना आया था, टी वन की वैल्यू हमारी आई थी 3108, 3108 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 139.84 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आर की जो वैल्यू आएगी वो उसको लिख सकते हैं, कितनी आएगी, तो 3108 का स्क्वायर प्लस के 139.84 का स्क्वायर और अंडर रूट आंसर, तो वैल्यू आएगी 3111। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लेना, कहीं पे अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर लेना प्लीज। ठीक है, 3111.14,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। इतना रिजल्ट हमारे यहाँ पे निकल कर आएगा। पावर डेवलप के बारे में बात करेंगे। पावर डेवलप, पावर डेवलप बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं पावर डेवलप को। कैलकुलेशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है आई थिंक। तो पावर डेवलप हम देख पाएंगे, तो पावर डेवलप का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम वी W1 प्लस के वी W2 U अपॉन के 1000 हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है, एम की वैल्यू डेट इज द 8 है, VW1 और VW2 की वैल्यू को पुट अप करना है। VW1 और VW2, VW1 की वैल्यू आई थी आपकी 373.28, 373.28 प्लस के 15.29, 15.29 और यूं की वैल्यू आपको मिली थी 164 के आसपास थी। यूं की वैल्यू 164.85 अपॉन 1000। ठीक है, बस यहाँ पे आपको पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और पी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पी बराबर आपको यहाँ पे मिलेगा तो 373.28 प्लस के 15.29 और इक्वल मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 164.85 डिवाइड बाई 1000, तो वैल्यू आएगी 512.44। ठीक है, 512.44 किलोवाट, किलोवाट आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेट इज द 2U VW अपॉन V2। तो 2U VW1 अपॉन 2U VW अपॉन V1 का स्क्वायर, V1 का VW2 VW, सो VW हमारा होता है 2U VW अपॉन V1 का स्क्वायर, ये हमारी इफिशियंसी होती है, पीछे मैंने आपको निकाला था। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यू की वैल्यू 164.85 हमारा हो जाएगा और VW की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल 373.28 प्लस के 15.29 हमारा हो जाएगा और अपॉन में V1 की जो वैल्यू आई थी हमारी कितनी आई थी, V1 की वैल्यू को ढूंढो कहाँ पर है V1, V1 की वैल्यू 392.5, 392.5, 392.5 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इफिशियंसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इफिशियंसी की वैल्यू मिलेगी आपको 373.28 प्लस के 15.29 मल्टीप्लाई 164.85 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट 392.5 का स्क्वायर, तो 0.83, 0.832 यहाँ पे हो जाएगा आपका इफिशियंसी मिल जाएगी 83.2, 83.2% आपको यहाँ पे इफिशियंसी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी यूनिट नंबर 4 था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता दिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो वह जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, साथ ही साथ वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन के बारे में आपको पूछ सकता है, इसकी वर्किंग क्या होती है वो आपको स्टूडेंट पढ़ना है। और यहाँ पे साथ के साथ स्टूडेंट यहाँ पर जो जो मैंने आपको वेलोसिटी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द स्टीम टरबाइन, यहाँ पे आपको इसको एक डेरिवेशन यहाँ पे पूछ सकता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट इस वाले यूनिट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी वन शॉट वीडियो क्लासेस हमारी चल रही हैं,
तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।